साथियों नमस्कार। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं टॉपिक है संविधान का विकास। संविधान के विकास में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आधुनिक हमारा संविधान है, जिस संविधान के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश का संचालन हो रहा है, उस संविधान कैसे अस्तित्व में आया। उसके विकास के लिए आप देखेंगे कि 1600 में 31 दिसंबर को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के व्यापार हेतु अनुमति प्रदान की गई। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। 1726 का एक राजलेख आया, जिसके माध्यम से भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जो व्यापार वाणिज्य केंद्र थे उनके लिए जो गवर्नर्स होते थे उनको स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हुए थे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और ये युद्ध देखिए क्या है, यहाँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। वो व्यापार की जगह पर भारत में अपनी राजनीतिक पैर जमाना चाहती है। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना इन पर जब अधिकार हमारा हो जाएगा तो संपूर्ण व्यापार हमारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से चलने लगेगा। तो उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ लड़ा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया। एक जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, इसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने नवाब बनने के उद्देश्य से नवाब सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और अंग्रेजी सेना का साथ दे दिया। लॉर्ड क्लाइव कुछ ही क्षणों में ये युद्ध जीत गया। इस युद्ध के बाद बंगाल पर आधिपत्य हो गया अंग्रेजों का। मीर जाफर क्लाइव के हाथों की कठपुतली बन के रह गया। कई लोगों ने लिखा उसके बारे में, लगना लिखा है, किसने कहा ये क्लाइव का गिदड़ है ये। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, जो कि उसका दामाद था, तो मीर कासिम ने एक संगठन तैयार किया। इस संगठन में अवध के नवाब सिजाउद्दौला और भारत के बादशाह शाह आलम द्वितीय को शामिल कर लिया। अब तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा। संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हुए हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया। अब आप उत्तर भारत की कल्पना करिए। उत्तर भारत में जब आप मानचित्र पर जाएंगे तो आपको मिलेगा तो यहां पर क्या देखिए, ये पूरा आपका बंगाल है, यहां पर ये आपका अवध है, दिल्ली में नवाब है जो जिनका प्रभाव उत्तर भारत। तो बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और भारत का बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों के संयुक्त सेनाओं को पराजित कर देने के कारण 1764, अब मैंने जैसे बोला 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिशमेंट, 1726 का राजलेख आया। उसके बाद 1757 में युद्ध हुआ, प्लासी युद्ध हुआ, इसमें नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया गया तीनों भारतीय शासकों को और ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया उत्तर भारत। बस यहां से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से एक लोन की डिमांड की कि आप हमें 10 लाख पाउंड का लोन दीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ने इस लोन को देने से पहले कुछ शर्तें रखी और वो लोन सैंक्शन किया। वो शर्तें ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, अर्थात यह वह एक्ट है जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी सीधा सीधा बात करूं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रत्यक्ष नियंत्रण, जो एक तरह से भारत में संविधान की नींव रखना है। अगर देखा जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में पहला लिखित संवैधानिक प्रारूप माना जाता है, लिखित संवैधानिक ढांचा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी प्रविधि, एक ऐसी विधि बनकर तैयार हुई जिस विधि को मान्यता प्रदान की गई, जिस विधि को व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया। तो हम इस एक्ट के कुछ प्रावधान पढ़ना शुरू करेंगे। तो भारतीय संविधान का विकास शुरू होगा कहां से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अभी अपन हटा देते हैं।
सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, सबसे पहला काम किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बनाया गया गवर्नर जनरल। और ये जो गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर से क्या हो गया, ये गवर्नर से क्या बन गया, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। एक तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ, पहली बात हुई। दूसरी बात हो गई, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में गवर्नर के रूप में जब ये रहा, 1772 में कलेक्टर का पद बनाया। भारत में पहला कलेक्टर का पद 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया। और इस वारेन हेस्टिंग्स ने जो कलेक्टर बनाया था उसका नाम था रॉल्फ साइल्डन। ये इसी एक्ट के द्वारा बंगाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, यानी कि 1774 में कलकत्ता में, वर्तमान का कोलकाता, सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश, एक मुख्य नाम था लॉर्ड एलिजा एम्पे, तथा 3 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश, यानी इनको कहा गया अवर न्यायाधीश। ये थे मुख्य न्यायाधीश। यानी कुल मिलाकर के 4 सदस्यीय न्यायपालिका का गठन कलकत्ता में। इसी न्यायपालिका को इस अधिनियम द्वारा बनाई गई सारी विधियों को अगर देखें, हिंदुस्तान के अंदर इस एक्ट के द्वारा लिखित विधियों और अधिनियमों से देश का संचालन, यानी पूर्व से चले आ रहे राजशाही तंत्र के नियमों का संचालन नहीं, लिखित विधि के रूप में संचालन होना प्रारंभ हो गया, पहली बात। और इन विधियों की व्याख्या करने का अधिकार इस न्यायपालिका को मिल गया। इस न्यायपालिका को विधियों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बन गई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, जिस परिषद में निर्णय बहुमत के आधार पर होता। कैसे होते थे? बहुमत आधार पर। फिर देखिए, एक नियम बनाया गया कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय अपना निजी व्यापार नहीं करेगा, व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेगा, अर्थात उसे कंपनी का अधीन ही व्यापार, कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम करना होगा, अपना स्वतंत्र व्यापार नहीं करेगा। कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी, आम पब्लिक से कोई उपहार या रिश्वत या किसी भी तरह के अन्य धन का आहरण नहीं करेगा। पूरी तरह से इसे प्रतिबंधित किया गया। इस तरह से यानी 4 सदस्यीय परिषद, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलेक्टर का पद, गवर्नर से गवर्नर जनरल का बनाया जाना। ठीक है। इसके अलावा कंपनी के लोगों को यहां निजी व्यापार के अलावा रोक दिया गया। फिर देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था 24 सदस्य,
इन 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता था उसको वाणिज्यिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार तो था, लेकिन वह किसी भी सैन्य मामले, विधिक मामले या कानूनी मामलों में ब्रिटिश क्राउन यानी गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता था। अर्थात उसे ब्रिटिश क्राउन या राजपथ से अनुमति लेनी होती थी। इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वह महत्वपूर्ण एक्ट बन गया जिसमें, अब कई बार ऐसा बोलते हैं कि सत्ता हस्तांतरण है, क्या नहीं, सत्ता हस्तांतरण नहीं है, बल्कि क्या है यह अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत में ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण था। तो यह नियंत्रण और अधिक शक्तिशाली हो गया जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसे किसी भी मामले में अनुमति के बिना निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। यह हो गया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के प्रावधान जो आपको जानने हैं, जिनमें मैंने जैसे बात की कि निजी व्यक्तियों को, जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं उनको निजी व्यापार करने, वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार नहीं, प्रतिबंधित कर दिया गया। रिश्वत लेने, उपहार लेने जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के लोगों को, ये जो डायरेक्टर थे, उन डायरेक्टर को किसी भी निर्णय लेने के लिए कंपनी से, सरकार से अनुमति लेनी होती थी, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमति लेनी होती थी। तो ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बाद यहां आप देखेंगे कि जो 1781 का एक एक्ट आया था, इसका नाम था सेटलमेंट एक्ट। कई बुकों में एक्टों की चर्चा नहीं है, तो जो सेटलमेंट एक्ट है 1781 का, देखिए यहां क्या किया गया है, जो बंगाल का गवर्नर, वो गवर्नर जनरल बन गया, लेकिन इससे पहले मद्रास, मुंबई, कोलकाता जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, 4 प्रेसिडेंसी थी, अलग अलग प्रेसिडेंसियों के अलग अलग और गवर्नर स्वतंत्र होते थे। लेकिन इस सेटलमेंट एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में हुई गलतियों को सुधार करने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए, और परिवर्तन करने में बंगाल के गवर्नर जनरल को बिहार, मुंबई और मद्रास, बिहार, मुंबई और उड़ीसा के जो गवर्नर थे उनको उसके नियंत्रण में कर दिया गया। इस तरह से ये जो सेटलमेंट एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट में जो गलतियां उनको सुधार के स्वरूप लाया गया था। उसके बाद है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अपने आप में इंपोर्टेंट, इसे कहते हैं सेटलमेंट एक्ट। अब आ जाइए हम किस पर, पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस एक्ट में क्या प्रावधान होगा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक तो काम किया गया 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई, द्वैध शासन व्यवस्था। कैसे? जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों पर अधिकार दे दिया गया। कौन सी गतिविधियां? व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी की विधिक या राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने का काम करते थे। इसके अलावा किसी भी आपदा की स्थिति में किसी बनाए गए नियम को बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था। एक तो ये महत्वपूर्ण बात होगी पिट्स इंडिया एक्ट में कि ये कैसा है, द्वैध शासन व्यवस्था आ गई, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बन जाने के कारण ही इसके अंदर ये चेंज लाया गया, परिवर्तन आया।
फिर देखिए आप, ब्रिटिश सरकार को इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो गया। साथियों, इसके बाद आपके लिए आता है 1786 का अमेंडिंग एक्ट। ये जो अमेंडिंग एक्ट हमारे संशोधनकारी अधिनियम, इस एक्ट का क्या प्रावधान था? सबसे महत्वपूर्ण है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था, उसे सेना प्रमुख भी बनाया गया। और वो पहला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जरा देखें यहां, लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला व्यक्ति बना जो क्या था, गवर्नर जनरल के साथ साथ सेना प्रमुख। इसको मनाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में चूंकि लाना था और यहाँ का गवर्नर जनरल बनाना था, तो उसने कहा कि मैं सैन्य अधिकारों के बिना बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बनूंगा। और ऐसी स्थिति में उसकी शर्तों को माना गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। उसके बाद है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 की चार्टर एक्ट को और जान लीजिए आप यहां पर। 1793 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? क्या चीज देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में राज अभिलेख है। चार्टर एक्ट राज अभिलेख। ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को 20-20 वर्ष के लिए, 20 वर्षों के लिए अधिकार, व्यापारिक और वाणिज्यिक अधिकारों में वृद्धि की गई। और उसके व्यापारिक अधिकारों में वृद्धि करते हुए यह विशेष प्रावधान किया गया कि आप क्या करेंगे, नियंत्रण में रहते हुए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में रहते हुए व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करेंगे और बनाई गई विधियों को नियमित रूप से लागू करेंगे, उनका अनुपालन करेंगे। दोषी पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां एक बात और देखिए, जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके सदस्यों के वेतन भत्ते, वेतन एवं भत्ते, वेतन भत्ते भारतीय निधि पर भारित कर दिए गए। भारत के राजकोष पर भारित कर दिए गए। राजकोष पर भारित कर दिए, भारत कर दिए का मतलब है कि इनके जो वेतन है वो भारत से होने वाली जो रेवेन्यू इनकम है उससे दिए जाएंगे। तो ये इन सारे लोगों के जो 6 सदस्य थे, उनके वेतन भत्तों को कहां से दिया जा रहा है? भारत के राजकोष से। ये 1793 के चार्टर एक्ट में प्रावधान कर दिया गया। ये चार्टर एक्ट बेसिकली एक ऐसा अधिकार पत्र था जिसमें कंपनी को ये प्रावधान करने का अधिकार मिल गया और वो भारत पर एक तरह से व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के अंतर्गत अपना नियंत्रण स्थापित करने में, पूरी तरह से कंपनी पर नियंत्रण करने में सफल हो गई। और अपने लोगों को उसने क्या किया, कंपनी के अंदर स्थापित करने की व्यवस्था इस इन अधिनियमों के माध्यम से कर दी। तो एक तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप कंपनी के अंदर प्रारंभ हो गया। ऐसा कहते हैं शायद भ्रष्टाचार का कारण भी यही बना, क्योंकि राजनीतिक अप्रोचों से जब यहाँ अधिकारी आने लगे तो जो व्यापार करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने भारत में जो राज परिवार थे, यहाँ के जो व्यापारिक केंद्र थे, उन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपने लोगों की नियुक्तियां प्रारंभ कर दी थी। इसके बाद है आपके लिए 1813 का चार्टर एक्ट। अब यहाँ क्या है, जैसे मैंने कहा 1793,
यहां आप क्या करेंगे, 20 वर्ष प्लस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 1813। 1813 में 20 प्लस करेंगे तो क्या होगा 1833। 1830 में 20 करेंगे प्लस तो क्या बन जाएगा 1853। अर्थात 1793, 1813, 1833 और 1853 ये मूल 4 चार्टर एक्ट कहलाते हैं। कितने? 4 को हम चार्टर एक्ट कहते हैं, चार्टर एक्ट कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से तो अब 1813 का चार्टर एक्ट, इस 1813 के चार्टर एक्ट का प्रावधान क्या है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि एक तो भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की छूट दे दी गई, भारत में ईसाई मिशनरियों को आकर के धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई। पहला, ईसाई को प्रचार की छूट, पहला। दूसरा, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, कितना? 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया, 1 लाख रुपए व्यय किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और चीन के साथ एवं चाय का व्यापार को छोड़, यानी ये दोनों चीन के साथ व्यापार करते रहेंगे वो, और चाय का व्यापार करते रहेंगे, बाकी के सारे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये व्यवस्था हो गई। 20,000 सैनिक, 20,000 सैनिक कंपनी अपने व्यय पर रख सकेगी, नेक्स्ट, स्थानीय निकायों को कर लगाने का अनुमति ईसाई मिशनरियों को छूट मिली, भारतीयों की शिक्षा पर व्यय, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, चीन और चाय को छोड़कर 20,000 सैनिकों को। इसके अलावा ये जो 1813 का अधिनियम है, इसमें ये महत्वपूर्ण खास बिंदु थे जिन पर आपके साथ बात की गई, जिनको आपको जानना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका एक्ट 1833 वाला, वहां से अपन नेक्स्ट क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, उसमें 1833 का चार्टर एक्ट, 1853, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का, छोटे छोटे वीडियो बना करके, ताकि आप लोग आसानी से देख पाए
ज्यादा लंबे समय तक जीएस पढ़ना टफ लगने लगता है लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि अभी इन 4 एक्ट पर ही आप बात करें, इनसे रिलेटेड जो भी आपके लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप क्या करें, अपने कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।